हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू इनसाइडर गेम्स बाय फिनोलॉजी। दिन में मिनट हैं 1440। इंडिगो की फ्लाइट्स हैं 2000 से भी ज्यादा। हर 10 में से 6 फ्लाइट्स इंडिया में इंडिगो की हैं। इनका 60% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। एक ऐसे देश के एविएशन मार्केट में जो दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है और मेजर नेशंस में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है। यानी दुनिया में अगर कोई एयरलाइन किसी मार्केट में मार्केट लीडर होना चाहेगी ना, तो वो इंडिया है। और इस नजर से देखें तो शायद दुनिया की बेस्ट प्लेस्ड एयरलाइन है इंडिगो। और ये सब की शुरुआत कैसे हुई? 2005-6 के आसपास एक सिंगल प्लेन से दो अननोन लोग, कोई इंडस्ट्री बड़े ग्रुप की, टाटा रिलायंस जैसे किसी ग्रुप की बैकिंग नहीं, अंडरडॉग्स की तरह आए। उसी समय किंग फिशर ने बड़ी जोर शोर से एक 5 स्टार एयरलाइन लॉन्च की थी और तब इंडिगो पे कोई बेट नहीं करने वाला था। वहां से लेके यहां तक जहां वो इंडिया को डोमिनेट कर रहे हैं 60% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ और ग्लोबली सबसे रिस्पेक्टेड एयरलाइंस में से एक हैं। कैसे किया इन्होंने? कहने को तो ये लो कॉस्ट एयरलाइन है। लो कॉस्ट एयरलाइन ना दुनिया की हर दूसरी एयरलाइन खुद को लो कॉस्ट कहती है, लेकिन दुनिया भर में 70% एयरलाइंस लॉस में चलती हैं। और रेस्टोरेंट्स के बाद शायद सबसे ज्यादा बंद होने वाला बिजनेस होगा एयरलाइन बिजनेस। आप इंडिया की हालत देख लो, किंगफिशर हो, सहारा हो, जेट हो, एयर कोस्टा हो, गो फर्स्ट हो और बहुत सारी एयरलाइंस जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये चाहे आप कितना ही पानी डाल लो, ये कुआं कभी भरता नहीं। और यहाँ पानी है पैसा। एयरलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जितना ही पैसा बहा लो, वो सारा पैसा निकल जाता है और बदले में मुनाफा मिलता ही नहीं है। जो एयरलाइन रन कर रही है उनकी हालत देख लो। एयर इंडिया की हालत तो आपको पता ही है। गवर्नमेंट ने कितनी बार उसे रिवाइव करने की कोशिश की, लॉस होते रहे, तंग आके उसने उसे टाटा को बेच दिया और अब टाटा वो कोशिश में लगा हुआ है। स्पाइस जेट कभी लगता है डूब जाएगी, कभी लगता है सरवाइव कर लेगी। हिस्ट्री बहुत ही ट्रबल्ड रही है। अकासा अभी शुरू ही हुआ है, टू अर्ली टू से। देखते हैं क्या होगा। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पिछले 20-30 साल उठा के देख लो, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सस्टेनेबली लगातार प्रॉफिटेबल रहा हो इंडिगो के अलावा। लो कॉस्ट तो बहुत है ना। एयर डेक्कन ने इसकी शुरुआत की थी। माउंटिंग मार्जिन प्रेशर के कारण उसने किंगफिशर को वो बेच दिया था। गो फर्स्ट हो, स्पाइस जेट हो, ये सब खुद को लो कॉस्ट ही बोलती हैं और सालों साल 20-20 साल इंडिगो से compete करने की कोशिश की। तो लो कॉस्ट होने के कारण इंडिगो डिफरेंट है, ये तो नहीं है। बात कुछ और है। चलो समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्रॉब्लम। इनका जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना, मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो तो पेट्रोल प्राइसेस के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। दूसरा, ये कस्टमर से भी मनचाहा प्राइस नहीं ले पाता, यानी इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग उस एयरलाइन को चूज करेंगे जो हमको सबसे सस्ता टिकट दे रही है हमारे प्रेफर्ड टाइम में। यानी जो हाई ट्रैफिक रूट्स है ना, दिल्ली मुंबई, मुंबई बैंगलोर, अहमदाबाद दिल्ली, इस तरह के रूट जहां हर 15 मिनट आधे घंटे में एक नई फ्लाइट है, तो हम देखेंगे हमको 9 बजे से लेकर अगर 12 बजे तक का टाइम सूट करता है और 6 फ्लाइट्स अवेलेबल है, तो शायद हम वो फ्लाइट प्रेफर करेंगे ज्यादातर लोग जो सबसे सस्ती मिल रही है। वो अकासा हो, स्पाइस हो, विस्तारा हो, इंडिगो हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एयरलाइंस के लिए दिस इज अ मेजर इशू। हम कोई और चीज ऐसे नहीं खरीदते। हम सबसे सस्ता मोबाइल फोन नहीं खरीदते, सबसे सस्ती टी शर्ट नहीं खरीदते, सबसे सस्ते जूते नहीं, घड़ी नहीं, कुछ भी हम सिर्फ सबसे सस्ता नहीं खरीदते। हम क्वालिटी देखते हैं। लेकिन फ्लाइट टिकट्स डोमेस्टिक छोटे रूट्स में आ रहा कमोडिटी, उसकी आप ब्रांडिंग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। वो कमोडिटी है। मैं अकासा से जाऊं या इंडिगो से जाऊं, 1.5 घंटे की 1 घंटे की फ्लाइट है, क्या फर्क पड़ता है? सब एक जैसा है। तो आप प्रीमियम चार्ज नहीं कर पाते और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में प्रॉफिट कमा पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इनकी जो इन्वेंट्री होती है ना, ये बहुत जल्दी पेरिशेबल होती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। यानी आप सोचो कि मेरे कपड़े बेचने की दुकान है और मैंने सोचा था मैं आज 20 टी शर्ट बेचूंगा। अब मैं आज 20 टी शर्ट नहीं बेच पाया, तो मैं कल कवर अप करने के लिए सोच लूंगा कि ठीक है, कल मैं 25 बेच लूंगा या मैं 30 बेच लूंगा। टी शर्ट तो एक दिन में एक्सपायर नहीं होगी ना। लेकिन प्लेन टिकट्स, अगर आज सुबह 9 बजे की दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट है जिसमें 180 सीट्स हैं
और उसमें से 20 सीट खाली चली गई तो वो सीट्स पेरिश हो गई, मैं उसको कंपनसेट शायद कभी ना कर पाऊं, क्योंकि वो सीट्स तो चली गई, वो फ्लाइट तो खाली उड़ गई, उस फ्लाइट में मुझे नुकसान हो गया। तो क्योंकि इन्वेंट्री इज पेरिशेबल, इसलिए सीट्स भरने के लिए ना कई बार एयरलाइंस लॉस में भी सीट बुकिंग करती है अगर उनकी फ्लाइट खाली जा रही होती है, जिससे और ज्यादा प्राइसिंग पावर कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए इंडिगो चाहता है 6,000 रुपए में एक फ्लाइट टिकट बेचना, लेकिन दूसरी जो एयरलाइन है जिसका प्लेन आधे घंटे बाद उड़ने वाला है, उसकी आधी फ्लाइट खाली है, तो उसको ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सीट्स तो पेरिशेबल है, तो वो टिकट 4,000 रुपए में बेचने लगता है। ऐसे में मजबूरी में इंडिगो को भी प्राइस गिराना पड़ेगा। क्योंकि सीट्स इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में पेरिशेबल हैं, इसलिए प्राइसिंग पावर और कम हो जाता है। इस प्लेन में मैं 30 पैसेंजर कम लेके गया तो अगली फ्लाइट में मेरी कैपेसिटी 30 से बढ़ेगी नहीं, कैपेसिटी फिक्स्ड है। तो एयरलाइंस प्रॉफिटेबल कैसे होती है? एयरलाइंस के पास प्रॉफिटेबल होने का एक ही तरीका है, अपनी कॉस्ट को जितना हो सके मिनिमाइज करो ताकि अपने टिकट प्राइसेस को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर सको। तो कॉस्ट सेविंग से ही आप प्रॉफिट को कैसे करके स्क्वीज आउट कर पाते हो, वो इंडिगो कैसे करता है? वो इंडिगो बाकियों से ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। कैसे कर पाता है? अभी जो 1-2 सालों में चेंजेस आए हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और इंडिगो की हिस्ट्री में बात करते हैं कि उसने क्या किया। सबसे पहली चीज, उसने सिर्फ एक तरह का एयरक्राफ्ट उड़ाया, एयरबस 320 या उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन एयरबस 321। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके पास अलग अलग तरह के प्लेन्स हैं तो कोई पायलट किसी मॉडल पे ट्रेंड है, कोई किसी में, तो अगर इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट छुट्टी पे है तो ये प्लेन उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरे पायलट को तो दूसरे मॉडल का प्लेन उड़ाना आता है। तो अगर आप पूरी एयरलाइन एक ही मॉडल का प्लेन रख रहे हो तो कोई भी पायलट किसी की भी जगह भर सकता है। कोई बीमार है तो उसकी जगह इंडिगो के सारे पायलट में से कोई भी ले सकता है, क्योंकि सारे प्लेन एक ही कॉन्फ़िगरेशन के हैं और सारे पायलट, सारा कैबिन क्रू उसी प्लेन में ट्रेंड है। इसके अलावा कभी कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है तो उसकी पार्ट शेयरिंग आसान हो जाती है दूसरे प्लेन के साथ, ताकि कम से कम प्लेन ग्राउंडेड रहे मेंटेनेंस इश्यू के कारण जब तक पार्ट्स अराइव हो। तो प्लेन ज्यादा से ज्यादा समय हवा पे रह पाते हैं, कम से कम समय मेंटेनेंस पे रहते हैं। पार्ट शेयरिंग, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए ट्रेनिंग, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए काम, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं पैसेंजर्स के लिए सर्विसेज को बंडल की जगह, जो एक फुल सर्विस एयरलाइन में होता है। आप अगर विस्तारा में जाएंगे तो खाना मिलेगा, इंडिगो कहेगा नहीं, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपको ये खरीदना है। सीट, अगर आपको विंडो सीट चाहिए या आइल वाली सीट चाहिए, उसका पैसा एक्स्ट्रा। तो हर चीज अपार्ट फ्रॉम द बेसिक टिकट, एवरीथिंग एल्स इज चार्जेबल, जिससे एयरलाइन ओवर द बेसिक टिकट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमा सकती है। इसके अलावा क्योंकि वो सबको खाना सर्व नहीं कर रही है तो उसे लेस फूड ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, जिससे उसकी फ्यूल कॉस्ट बचेगी। अननेसेसरी चीजें जैसे फ्लाइट में अवन का होना जिससे खाना गर्म हो सके, अवन रखने से फ्लाइट में वजन बढ़ता है, सारी चीजें जो थोड़ी सी भी अननेसेसरी है उन्हें हटाइए। अब ये सब चीजें ना बहुत छोटी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है ये क्या बोल रहे हो, जरा जरा सी बात है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि ये छोटी छोटी चीजों से कितना ज्यादा कॉस्ट सेविंग होता है एट स्केल, आप हैरान होने वाले हो। बाकी एयरलाइंस में आपने देखा होगा कि कैबिन क्रू मेल फीमेल दोनों होता है, सिर्फ इंडिगो में सारा कैबिन क्रू फीमेल है। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है, फीमेल्स का एवरेज वेट एक मेल के कंपैरिजन में 10, 15, 20 किलो कम होता है। अब कम वजन के कारण फ्यूल कॉस्ट बचता है। क्या 10-15 किलो से कितना फ्यूल कॉस्ट बचेगा? अब मैं आपको बताता हूं इसका कैलकुलेशन। एक फ्लाइट में अगर 5-6 कैबिन क्रू होते हैं तो ओवरऑल वजन का डिफरेंस हो गया, क्योंकि सारी फीमेल कैबिन क्रू है तो एक फ्लाइट में 65 to 100 केजीज का फर्क पड़ गया सारी फीमेल कैबिन क्रू होने के कारण। ये रफली एक पैसेंजर के एवरेज वेट के बराबर है। यानी हर फ्लाइट में इंडिगो एक पैसेंजर का वेट सेव कर रहा है। इससे रफली 4,000 रुपए की सेविंग होती है पर फ्लाइट। अब 4,000 रुपए जब एक फ्लाइट में बचता है और इंडिगो रोज 2,000 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाता है तो इंडिगो की पर डे सेविंग होती है 80 लाख के आसपास। और जब मैं इसको ईयरली कन्वर्ट करूं 80 लाख इंटू 365 डेज तो ये होता है 290 करोड़ के आसपास। हर साल इंडिगो 290 करोड़ रुपीस सेव करता है जस्ट बाय हैविंग
ऑल फीमेल कैबिन क्रू। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों से सबको खाना ना देना पड़े, अवन ना रखना पड़े, 3 सीट के बीच में एक मैगजीन देंगे, 3 मैगजीन नहीं देंगे। ये छोटी छोटी चीजों से, क्योंकि एयरक्राफ्ट आर हाईली हाईली फ्यूल कंज्यूमिंग, और कितना फ्यूल वो कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वेट वो कैरी कर रहे हैं। जहां से भी वो वेट रिड्यूस कर सके, दैट डायरेक्टली हेल्प्स कि इंडिगो कॉस्ट सेव कर सके और प्रॉफिटेबल हो सके। लेकिन कॉस्ट एफिशिएंसी ना तो कई एयरलाइंस करती हैं, फिर इंडिगो इतना स्ट्रांग और प्रॉफिटेबल क्यों? एक यूनिक रीजन है इसके पीछे। इसका नाम है SLB, यानी सेल एंड लीज बैक मॉडल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लेवर है। इंडिगो इसमें क्या करता है कि जैसे सारे प्लेन्स वो एयरबस से खरीद रहा है, अब एयरबस किसी भी और बिजनेस की तरह बल्क परचेज भी डिस्काउंट देगा। जो उसका मेजर क्लाइंट है, जो उससे ज्यादा प्लेन्स खरीद रहा है, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी खरीद रहा है, तो वो किसी भी इंपॉर्टेंट कस्टमर को जैसे हम थोड़ा प्रिविलेज्ड फील कराने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, वैसे ही वो इंडिगो को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, क्योंकि बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, लगातार ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है। तो मान लो कोई प्लेन 100 रुपए का है, अगर इंडिगो को उस पर 15% का डिस्काउंट मिल जाता है बल्क एंड रिपीटेड ऑर्डर्स के कारण, तो इंडिगो वो प्लेन्स को खरीदता है, फिर वो एक एयरलाइन लीजिंग कंपनी को उन प्लेन्स को बेच देता है। कितने में? मान लेते हैं 95 रुपीज में। एयरलाइन लीजिंग कंपनी इंडिगो से वो प्लेन क्यों खरीदेगी? क्योंकि अगर वो प्लेन डायरेक्टली एयरबस से खरीदने जाएगी तो उस प्लेन की कॉस्ट तो 100 रुपीज है। इंडिगो से वो नया प्लेन खरीद रही है तो उनको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, और इंडिगो को तो 15% का डिस्काउंट मिला हुआ है, तो वो 10% सीधा सीधा एयरप्लेन खरीद के किसी और को बेच के 10% का कमीशन कमा रहा है। ये एक बहुत बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है, जिससे इंडिगो एक तरीके से एयरप्लेन ब्रोकर बन के प्रॉफिट कमा लेता है। इसमें सवाल ये उठता है कि वो एयरलाइन लीजिंग कंपनी जो इंडिगो से प्लेन खरीद रही है, वो एयरबस से बल्क ऑर्डर परचेज क्यों नहीं कर लेती? वो इसलिए कि अगर एयरलाइन लीजिंग कंपनी बल्क में ऑर्डर प्लेस करेगी तो वो लीज पे प्लेन देगी किसको? उसको क्लाइंट्स ढूंढने जाना पड़ेगा, वो ढूंढने जाने की कॉस्ट है। लेकिन जब वो इंडिगो से प्लेन खरीदती है तो इंडिगो साथ में ये भी कमिटमेंट करता है कि आप हमसे 100 प्लेन खरीद लो, वो सारे 100 के 100 प्लेन अगले दिन से ही लीज पे हम ले लेंगे उड़ाने के लिए। तो एयरलाइन लीजिंग कंपनी को जब वो इंडिगो से प्लेन खरीद रही है तो उसे कस्टमर ढूंढने नहीं जाना जो उसके प्लेन को लीज पे लेगा। उनकी क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट और सर्च का टाइम दोनों जीरो हो गया, इसलिए वो हायर कॉस्ट पे करके इंडिगो से प्लेन लेने को रेडी हो जाते हैं। इंडिगो को क्या फायदा हुआ? इंडिगो को हमेशा नए प्लेन्स मिले। इंडिगो ने इस प्लेन के ट्रांजैक्शन में 10% का कमीशन कमा लिया। और दूसरा, क्योंकि वो सिर्फ 5-6 सालों के लिए प्लेन को लीज पे लेता है और फिर उसे रिप्लेस कर देता है और नए प्लेन्स के साथ, तो इंडिगो की फ्लीट कभी पुरानी नहीं होती, जिससे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो रहती है और हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फ्यूल एफिशिएंट प्लेन्स इंडिगो के पास रहते हैं। पुराने प्लेन्स जो होते हैं वो लीजिंग कंपनी की प्रॉब्लम, इंडिगो के पास प्लेन्स हमेशा नए रहेंगे। तीसरा, मैंने आपको बताया कि कैसे इंडिगो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ती गई और कई सारी एयरलाइंस उससे कंपीट करने की कोशिश की, वो खत्म हो गई। इंडिगो कंपटीशन को कैसे मारता है, इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है। देखो, जैसे कोई मान लो कोई नई एयरलाइन आई जिसके पास 2 प्लेन्स हैं और उसने रूट चुना कि हम दिल्ली मुंबई एक प्लेन को उड़ाएंगे। इंडिगो ने देखा कि एक नई एयरलाइन आ रही है और इसने 9 बजे मुंबई से डिपार्चर है इसके प्लेन का। अब इंडिगो के पास 400 प्लेन्स हैं जो दिन में 2000 फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं। तो इंडिगो क्या कर सकता है? वो अपनी मुंबई दिल्ली के फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। सडनली पैसेंजर्स के पास जहां पहले एक फ्लाइट थी, वो भी नई एयरलाइन की, अब उसी टाइम स्लॉट के आसपास 3 फ्लाइट्स हैं। और इंडिगो एक और चीज कर सकता है, क्योंकि उसके पास 2000 फ्लाइट्स हैं रोज, तो वो इन 2 फ्लाइट्स में लॉस लीडरशिप स्ट्रैटेजी भी ले सकता है, जहां वो टिकट प्राइसेस को कॉस्ट से भी कम पे बेचने लगे। क्योंकि 2000 फ्लाइट्स है ना, 2 फ्लाइट में लॉस हो भी रहा है तो इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो जो नई एयरलाइन है जिसके 2 ही प्लेन्स हैं और उसमें से एक प्लेन अगर लॉस में चलता गया तो उसको इन्वेस्टर्स फंड कैसे करेंगे एक्सपांड करने के लिए? वो एयरलाइन स्केल कैसे करेगी? तो इस तरीके से भी इंडिगो कंपटीशन को स्क्वीज कर सकता है। कितना करता है ऐसा, कितना नहीं करता है, डिबेटेबल है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन वगैरह के भी कंसर्न्स रहते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली वो ऐसा कर सकता है, एंड आई एम श्योर कुछ हद तक
वो ये करता होगा। कोई भी डोमिनेंट प्लेयर किसी ना किसी हद तक अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाता जरूर है। लेकिन ये सारी हुई अच्छी अच्छी चीजें, तो क्या इंडिगो में कोई खराबी नहीं है? कुछ मेजर कंसर्न्स हैं। पिछले 2-3 सालों में इंडिगो ने वो सब कुछ किया है जो वो कहता था कि वो कभी नहीं करेगा। अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, अलग कंपनी के, जिसके लिए कंप्लीटली न्यू ट्रेनिंग, नए स्टाफ की जरूरत पड़ी। ATR प्लेन्स इंट्रोड्यूस हुए शॉर्ट ड्यूरेशन में। इंडिगो कहता था कि कभी वो कोई लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं लाएगा, ये सारे प्रोग्राम के खर्चे बचा के वो एयर फेयर्स को सस्ता करेगा। इंडिगो ने रिसेंटली एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को रिवॉर्ड करने के लिए लॉन्च किया और एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम भी लॉन्च किया, विस्तारा या जेट की तरह। इंडिगो कहता था कि वो हमेशा इकोनॉमी क्लास रहेगा। उन्होंने रिसेंटली सिलेक्ट रूट्स में प्रीमियम कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर दी। तो हर वो चीज जो इंडिगो कहता था वो नहीं करेगा, वो कर रहा है, जिससे मुझे थोड़ा डर लगता है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर कोई ऐसा मैनेजमेंट है, कोई ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 17-18 सालों में सब कुछ सही किया है, तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने का भी मन करता है कि वो डिजर्व करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं और कुछ सोच के कर रहे होंगे। ये उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने का भी मन करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये भी लगता है कि इसी तरह से तो पास्ट सक्सेस को देख देख के मैनेजमेंट कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होता है और उन्हें लगता है कि दे कैन डू नो रॉन्ग, और वहीं से कंपनी का पतन शुरू होता है। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स रहते हैं। वैसे ही एक एयरलाइन ऐसा सेक्टर है जहां यू कैन ओनली मेक मनी इफ यू आर एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड यू आर मैनेज्ड बाय द बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट, जो अभी तक इंडिगो के साथ हो रहा था। बट इट्स नॉट एन इजी सेक्टर टू मेक मनी, जहां थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये जो चेंजेस थोड़े से इंडिगो में आ रहे हैं ना, भले ही बेनिफिट ऑफ डाउट वो डिजर्व करता है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं इसके कारण वी आर नॉट 100% श्योर। और इसलिए फिनोलॉजी 30 में, जहां हम 30 स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं इन एन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, हर 12 दिन में एक नया स्टॉक, वहां हमने अभी तक इंडिगो को रिकमेंड नहीं किया है, बिकॉज वी आर नॉट 100% श्योर। और हम सिर्फ वही स्टॉक्स यहां रिकमेंड करना चाहते हैं जिसके लिए वी आर 100% श्योर कि इन द लॉन्ग रन दिस विल बी गुड फॉर इन्वेस्टर्स। फिनोलॉजी 30 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। इसके अलावा हम हर हफ्ते ना कंपनी एनालिसिस करते हैं, चाहे हम उसे रिकमेंड करें ना करें, लेकिन दिन रात सुबह शाम हमारी कंपनी हर रोज स्टॉक एनालाइज करती है, जिसके जरिए ना हम हर हफ्ते एक नई स्टॉक रिपोर्ट लाते हैं फिनोलॉजी 1 सब्सक्राइबर्स के लिए, जो वो एक्सेस कर सकते हैं recipe.phinology.in पे जाके। ये हेल्प करता है जब आप कोई स्टॉक लेने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास है एंड यू वांट एन एक्सपर्ट ओपिनियन, तो हर हफ्ते एक नया स्टॉक फिनोलॉजी 1 सब्सक्राइबर्स के लिए एनालाइज हो रहा है। फिनोलॉजी 1 का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी हमारी जो रिसर्च है उसके अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, ऑफर, फिनोलॉजी में हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं एवरी डे, वो सब के अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसने वैल्यू ऐड किया, आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते फ्राइडे शाम 8 बजे आएगा फिनोलॉजी इनसाइडर गेम्स का एक नया एपिसोड। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।